2024 की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये तो दो पार्टियां हैं। लड़ाई है धर्म और अधर्म की, लड़ाई है गांधी और गोडसे के बीच की। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। तमाम भ्रष्टाचारी तुम्हारी पार्टी में सम्मिलित होकर के कोई नेता बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई एमपी एमएलए बन गया। क्या बात करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि झूठ की और नफरत की जो दुकान होती है वो चल तो जाती है, लेकिन उसका समय बहुत अल्पकाल का होता है। रात दिन एक ही बात देश की जनता के कान में गूंज रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, ये बहुरूपिया थे, हमने पहचानने में देर कर दी। असल में ये प्रचार मंत्री हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे, तमाम मीठी मीठी बातें करते हुए वहाँ की विपक्षी एकजुटता जो है संपन्न हुई और एक साफ संदेश दे दिया और बीजेपी को संकेत दे दिया कि 2024 में तुम्हारी सत्ता की सैद्धांतिक धरातल की भूमि हिलने वाली है, खिसकने वाली है। इसीलिए तो डर है। नमस्कार, अपना व्यू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे विपक्ष एकजुटता की और मिशन 2024 की, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता 2024 की कवायद में लगे हुए हैं। 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ पूरे देश की विपक्षी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के आरोप पूरे विपक्ष एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इतना करोड़ का घोटाला कर लिया, 20,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, तो क्या सत्ता दल के लोगों का ये कहना जितने भी देश में करप्ट पार्टियां थी, करप्ट लोग हैं, करप्ट राजनेता हैं, वो तमाम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, विपक्ष एकजुटता की बात हो रही है, कल विपक्ष एकजुटता को कहें तो एक झटका भी लगा कि अजीत पवार का जिस तरीके से महाराष्ट्र में जाना शिंदे गुट के साथ, यह कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुटता को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, ये मीडिया के लिए मसाला हो सकता है, हमारे लिए कोई मसाला नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट नीति के साथ 2024 के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं और इस बात की कयामत हमने पटना से शुरू की। हमने किसी एक वरिष्ठ नेता के हाथ में सबको एकजुट करने का, सबको एक प्लेटफॉर्म ले आने का एक जिम्मेदारी दिया उसको, और उस जिम्मेदारी को उसने बखूबी निभाया भी। अब जो 2024 में लोकतंत्र के खिलाफ होगा, जो संविधान के खिलाफ होगा, जो देश की नीतियों के खिलाफ होगा, वो हमारे साथ नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लड़ाई 2024 की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये तो दो पार्टियां हैं। लड़ाई है धर्म और अधर्म की, लड़ाई है गांधी और गोडसे के बीच की। और गांधीवादी सोच को जो पसंद करते हैं, जो अहिंसा के रास्ते को पसंद करते हैं, वो सब हमारे साथ होंगे, और जो हिंसा के रास्ते को पसंद करते हैं वो सब बीजेपी और आरएसएस के खेमे में होंगे। और इसीलिए गांधी का रास्ता पसंद करने वाले लोग अमन और चैन को पसंद करते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। और जब मैं डरने की बात कर रहा हूं, चाहे ईडी की बात हो, चाहे सीबीआई की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, कोई भी छापा हो, वो किसी चीज़ से डरने वाले नहीं, जेलों से डरने वाले नहीं। और जो लोग गांधी जी की सोच को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी की सोच को नहीं जानते हैं, वो ईडी से भी डरेंगे, वो सीबीआई से भी डरेंगे, जेल जाने से भी डरेंगे। और महाराष्ट्र उसी का एक उदाहरण है। आप स्पष्ट तौर पर देख लीजिए, बीते कुछ दिनों पहले अपने आप को आम आदमी कहने वाला मुख्यमंत्री जब उस महत्वपूर्ण सभा से बैठकर उल जलूल बातें करता है, अपने आप को उस विपक्षी एकजुटता से अलग करता है, वहाँ भी ये फार्मूला बिल्कुल स्पष्ट उसके ऊपर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये मीडिया के लिए मसाला हो सकता है, हमारे लिए कोई मसाला नहीं है। 2024 का चुनाव हमारे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है इस देश को बचाने की। क्योंकि आज जिस तरीके से देश की संस्थाएं अपने विश्वास को लेकर के संघर्ष कर रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, छात्र लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी से जूझ रहा है, तमाम पत्रकारिता की जो मुख्य संस्थाएं थीं वो आज अपने ही विश्वास को लेकर के संघर्ष कर रही। तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो कांग्रेस के हाथ में आनी बहुत ज़रूरी है, और जब तक उनके हाथ में नहीं आएंगी तब तक वो महसूस नहीं हो सकती। लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि आप लोगों का पटना में बैठक हुआ, भाजपा वाले एक क्लिप को लेके बहुत चर्चा बटोर रहे हैं। उस क्लिप में कह रहे हैं कि इनके पास विपक्ष एकजुटता में चर्चा करने के लिए कोई विषय नहीं था। वो उस पर राहुल गांधी के विवाह को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लालू जी कह रहे थे अरे विवाह कर लीजिए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि जाके अपने राहुल गांधी अपने शादी का चर्चा करवा रहे थे वहाँ पे। देखिए, ये बात तो उल्टा मुझे उनसे पूछनी चाहिए
कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं था कि किसी और मुद्दे को लेकर के इनको टारगेट किया जाए, इसलिए आपने सिर्फ उतनी क्लिप निकाली और वो क्लिप तो बड़ी शानदार थी। उनके दिक्कत इसी बात की हो रही है, पेट में मरोड़े इसी बात के लिए उठ रही हैं, कितने खुशनुमा माहौल में कैसे इनकी मीटिंग निपट गई, कोई विवाद नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई कलह नहीं हुई। अरे मुस्कुराते हुए चेहरे, तमाम मीठी मीठी बातें करते हुए वहाँ की विपक्षी एकजुटता जो है संपन्न हुई और एक साफ संदेश दे दिया और बीजेपी को संकेत दे दिया कि 2024 में तुम्हारी सत्ता की सैद्धांतिक धरातल की भूमि हिलने वाली है, खिसकने वाली है, इसीलिए तो डर है उनको। और उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता को अपना डर दिखाते हुए, अपने आप को भगवान बताते हुए वहाँ की जनता को धमकाने का काम किया था कि अगर बीजेपी नहीं जीती, अगर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया कर्नाटक की जनता ने, तो कर्नाटक की जनता हिंसाग्रस्त हो जाएगी, दंगे होंगे वहाँ। इस तरीके की मानसिकता आज पूरे देश को स्पष्ट सुनाई दे रही है। रात दिन एक ही बात देश की जनता के कान में गूंज रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, ये बहुरूपिया थे, हमने पहचानने में देर कर दी। असल में ये प्रचार मंत्री हैं आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये भारत की पार्टियां नहीं हैं, ये अंग्रेजों के टुकड़ों पर पले हुए वाले छोटे छोटे दल हैं जो किसी न किसी तरीके से देश की जनता को बहला फुसला करके अपने बल का प्रदर्शन करके इस देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं। और इसीलिए आज देश की जनता कह रही है कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को सिर्फ सत्ता से बेदखल करने वाले नहीं हैं, हम इस देश की सीमा से भी बेदखल करने वाले हैं। आप लोग आरोप उन पे लगाते हैं, आप कहते हैं वो अंग्रेजी सत्ता की हुकूमत वाली बात करते हैं। वो आपको कह रहे हैं कि अगर मोदी जी जाके स्टेज पे कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि अगर गांधी परिवार का भला करना हो तो राहुल गांधी को वोट दे देना, अगर लालू परिवार का भला करना हो तो दे देना तेजस्वी तेज को, अगर मुलायम सिंह यादव का भला करना हो तो दे देना अखिलेश यादव को। तो जनता आखिर क्या समझे, जनता किसको करे? जनता के मन में भी तमाम तरीके के सवाल हैं, आखिर जनता इस कन्फ्यूजन से कैसे निकले, आप कैसे संभाल पाएंगे? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, वोट देगी जनता हमें, वो कुछ भी कहें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का भला करना हो उसका तो नहीं बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का भला करना हो तो गोडसे को वोट दे दें। वो तो कहते हैं ना, हम तमाम जितने भी देश के भ्रष्ट लोग हैं उस पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। नकेल किस पे कस दिया आपने? तमाम लोग इस देश को छोड़ करके भाग गए, बैंकों का पैसा लूट करके भाग गए। ब्रजभूषण जैसे लोग जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो है शोषण करते हैं, आज खुलेआम घूम रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी का बेटा जिसने किसानों को कुचल दिया, वो खुलेआम घूम रहा है। तमाम भ्रष्टाचारी तुम्हारी पार्टी में सम्मिलित होकर के कोई नेता बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई एमपी एमएलए बन गया। क्या बात करते हैं? 70% से ज़्यादा लोग तुम्हारे सांसद और विधायक रेपिस्ट हैं, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई किसी ना किसी मुकदमे में जो है जूझ रहा है, और आप आरोप हम पे आरोप पर लगा रहे हैं। अरे देखिए, गांधी परिवार का इतिहास और गांधी परिवार सिर्फ जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, वही गांधी परिवार नहीं है। इस देश का करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों का जो समूह है वो गांधी परिवार है। गांधी परिवार एक घर परिवार नहीं है, वो एक विचारधारा है, और विचारधारा पूरे देश की होती है और बहुत बड़े तादाद में होती है। आप किसको किसको नकार देंगे, किसको किसको नकार देंगे? और इसीलिए मैं कहता हूं कि झूठ की और नफरत की जो दुकान होती है वो चल तो जाती है, लेकिन उसका समय बहुत अल्पकाल का होता है, और मोहब्बत की दुकान दीर्घकालिक होती है। और इसीलिए जिस प्रदेश में तुम्हारी सरकार है वो प्रदेश तो दूं दूं करके जल रहा है, मणिपुर, उसे तो तुम बचा नहीं पा रहे हो, आज तक तुमसे वहाँ पहुँचा नहीं गया। वहाँ राहुल गांधी जाते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, पूरा मणिपुर एक स्वर में कहता है कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जैसे शख्स की ज़रूरत है। तुम्हारे चैनल्स, आज तक जैसे चैनल जो तुम्हारे दिन रात जो है चाटुकारिता करते हैं, वो खुद राहुल गांधी के समर्थन में लिखते हैं। ये बात तो स्पष्ट है ना। लेकिन सर सवाल ये भी, आने वाला चुनाव है, आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? वो तो कह रहे हैं इनके पास मुद्दा ही नहीं, इसलिए तमाम जितने भ्रष्ट लोग हैं देश के एक साथ बैठ गए हैं। इनका दुल्हा ही नहीं तय हो पा रहा कि शादी करेंगे तो दुल्हा कौन बनेगा, दुल्हा का है ही नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं बारात जाएंगे वो वाली बात। भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में वन मैन आर्मी शो चलता है, वहाँ नरेंद्र मोदी को हटा दो फिर क्या है, कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं योगी जी हैं, कुछ नहीं है। आज योगी जी है तो तमाम देश की मीडिया चैनल्स है, तमाम ऐसे प्राइवेट वो हैं जो सर्वे निकालते हैं, कहीं तो नाम आना चाहिए ना उनका। नाम तो राहुल गांधी का आ रहा है, आज तक ने भी लिखा कुछ दिन पहले
97% वोट मिले किसको? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन सर वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं ना, सवाल तो ये भी है वो कहाँ कैसे चुनाव लड़। अरे आप इस बात की क्यों चिंता करते हैं? अभी 2024 आने तो दीजिए, राहुल गांधी आपके सामने खड़े होंगे। कैसे होंगे, सवाल तो यही है ना। पद के रूप में खड़े होंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी आपके सामने खड़े होंगे। आप चिंता मत कीजिए, ये हमारा काम है, ये कानूनी प्रक्रियाएं हैं, चल रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम बीजेपी की तरह बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाते हैं, हम बहुत शांति से काम करते हैं। और जब समुद्र में हिलोरे कम हो जाएं, जब समुद्र में शांति हो जाए, इसका मतलब खेल बहुत बड़ा होने वाला होता है। और इसी समय कांग्रेस के भीतर भी यही है, इन्हें मालूम ही नहीं चल पाई, ये इसी बात से तो परेशान हैं। आखिर वो कौन सी इनकी प्रक्रिया है जिसके तहत राहुल गांधी की उम्मीदवारी जो है फिर से ये घोषित करेंगे? कुछ कर तो रहे नहीं है, सब कुछ चल रहा है हमारा, लेकिन इंटरनल चल रहा है साहब, आंतरिक इंटरनल चल रहा है। आप लोग कह रहे राहुल गांधी को हम बना देंगे, चलिए मान लेते हैं राहुल गांधी को हम नहीं बनाएंगे, देश की जनता बनाएगी। जनता वोट देगी, बना देगी। लेकिन सवाल यही कि आप लोग जो एकजुट हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं भैया हम प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार के कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं। दूसरा अरविंद केजरीवाल को आप वो दे, उनका जो रंग रूप है वो कोई भी कह देगा ये प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावलेपन हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी, तो ये पहले ये डिसाइड हो जाए ना कि आपका विपक्ष का जो एकजुटता है, इस एकजुटता कहीं ये ना हो कि इसी को लेके आप लोग के बीच क्लेश हो जाए। नीतीश कुमार किस पार्टी के हैं? जदयू से हैं। जदयू के अध्यक्ष कौन है? ललन सिंह। लल्लन सिंह का बयान 3 दिन पहले का सुना है आपने? उनकी सभा में कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लल्लन सिंह ने अपने लोगों को डांटते फटकारते हुए ये कहा कि ये तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। फिर उन्होंने दोहराया, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तुम लोग इस तरीके के नारे लगा करके विपक्षी एकजुटता को कमजोर करने का काम कर रहे हो। नीतीश कुमार का काम सिर्फ 2024 में बीजेपी को हराने के लिए तमाम विपक्ष को एक साथ एकजुट करने का काम है, ये स्पष्ट किया उन्होंने। और सब स्पष्ट कर रहे हैं भाई, नीतीश जी ने संकेत दे दिया, लालू जी ने संकेत दे दिया कि इस देश में बीते 9 सालों से यदि देश की जनता की आवाज़ बनने का कोई काम कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूर दूर तक राहुल गांधी खड़े होंगे और राहुल गांधी विपक्ष के बड़े चेहरे ही नहीं हैं, बल्कि वो इस देश के ऐसे हीरो बन चुके हैं और उसी रूप में बन चुके हैं जिस रूप में कभी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी हुआ करते थे, उसी रूप में इनके सामने खड़े। और इसी बात की दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। तमाम तरीके के सवाल हैं, तमाम तरीके के आरोप हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कोई विपक्ष एकजुटता को लेकर सवाल कर रहा है तो कोई सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल कर रहा है। देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की कवायद की लड़ाई में, दोनों की नूरा कुश्ती में किस सत्ता दल की, किस राजनीतिक दल की विजय होती है। कल वहाँ अगर विपक्ष एकजुटता की बात करें तो कल कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुटता को कल कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। शायद इस विपक्ष एकजुटता इसे नकार दे, कितना भी नकार दे, लेकिन इस बात में इतनी सच्चाई है कि कल विपक्ष एकजुटता को कहीं ना कहीं अजीत पवार के जाने से बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसकी भरपाई अब विपक्ष एकजुटता कैसे करती है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और साफ तौर पे शरद पवार के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनके पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर थे, जितने भी बड़े बड़े हुक्मदार नेता थे, वो तमाम लोग उनकी पार्टी से चले जा चुके हैं। उनका कहना है कि मैं फिर से ज़मीनी स्तर से फिर मैं पार्टी को आसमान तक ले जाऊंगा। क्या शरद पवार अपनी पार्टी को आसमान में ले जा पाएंगे? उनकी बेटी का ये कहना, सुप्रिया का, कि हमारे भाई और बहन के बीच में जो रिश्ता है वो रिश्ता बरकरार रहेगा। क्या सच में वो रिश्ता बरकरार रहेगा? क्या विपक्ष एकजुटता का जो सूत्र था, क्या वो सूत्र सत्ता दल के लोगों को हाथ लग गया? ये इसको भी लेके सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 2024 का लोक चुनाव कौन किस खेमे में जाके बैठती है। क्या सत्ता दल जो अभी इस देश में जिस पार्टी का सरकार है, क्या उसी पार्टी का सरकार होता है या पार्टी बदलती है? क्या विपक्ष एकजुटता का सरकार होता है? देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल आपका, जवाब हमारा। देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।